Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain 6th chapter of class 10th CBSE board supplementary reader. The name of the chapter is The Making of a Scientist and the name of the book is Footprints Without Feet. Students, writer of this lesson is Robert W. Peterson, and in this chapter Robert W. Peterson described about a young scientist named Richard Albright. This is why the chapter name is The Making of a Scientist. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया है राइटर ने कि साइंटिस्ट ऐसे नहीं बन जाते। साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है और किस तरह से रिचर्ड एब्राइट ने हार्ड वर्क किया और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हिज लाइफ, यानी जीवन के प्रारंभ से ही उसने किस तरह से एक क्यूरियसिटी उसके अंदर थी और अपना एक टारगेट बना करके एक डिटर्मिनेशन के साथ किस तरह से उसने हार्ड वर्क किया और उसका रिजल्ट उसको पॉजिटिव में किस तरह से मिला। तो स्टूडेंट्स देखते हैं चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। जो टर्म सेकंड है उसका ये पार्ट है। टर्म सेकंड के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 6 चैप्टर आपका इंक्लूड होगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि टर्म सेकंड के जो एग्ज़ाम है अब तक प्रपोज जो है, अब तक जो प्रस्तावित है वो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के रूप में है, यानी उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी में। क्या कहता है स्टूडेंट्स राइटर कहता है एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्काउट ऑफ ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी ऑफ हाउ सेल वर्क्स। यानी स्काउट माने होता है स्टूडेंट्स स्वयंसेवक। तो एट द एज ऑफ 22 यानी 22 वर्ष की अवस्था में ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, यानी वर्ष का एक पूर्व सर्वश्रेष्ठ स्काउट ऑफ द ईयर माने स्वयंसेवक, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, किस तरह से उसने विज्ञान की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था विद ए न्यू थ्योरी, एक नया सिद्धांत देकर, ऑन हाउ सेल वर्क्स। और क्या था सिद्धांत कि कोशिका कैसे कार्य करती है, सेल कैसे कार्य करती है। अपने इस नए सिद्धांत से एक 22 वर्ष की अवस्था के एक पूर्ववर्ती वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने साइंस की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceeding of National Academy of Science. रिचर्ड एच ब्राइट और उसका एक रूममेट था, या उसका एक सहपाठी, क्लासमेट का मतलब, या कॉलेज रूममेट, तो उसका एक सहपाठी था। उन्होंने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था, इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। और उनका जो ये सिद्धांत था ये एक जो आर्टिकल के रूप में पब्लिश हुआ था एक मैगजीन में, और उसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये अपने आप में एक बहुत रेपुटेड पत्रिका होती है और उस पत्रिका में उनका जो ये आर्टिकल था छपा था, जिससे पूरी जो साइंस की दुनिया थी वो सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि इससे पहले नहीं पता था लोगों को कि किस तरह से सेल वर्क करती है। तो एक बहुत कम एज, अब देखिए स्टूडेंट्स 22 ईयर्स एज, इसका मतलब वेरी अर्ली। 22 एज नहीं होती कि एक साइंटिस्ट या साइंटिस्ट की तरह से कार्य किया जाए, लेकिन इस लड़के ने बहुत अर्ली एज में ये साबित करने की कोशिश की कि साइंस की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया कि सेल कैसे काम करती है। देखिए आगे, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस important scientific journal had ever published the work of college students। यानी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस रेपुटेड पत्रिका में, इस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था
किसी किसी कॉलेज के स्टूडेंट का आर्टिकल छप जाता हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रेपुटेड साइंस की जर्नल थी और इसके अंदर जो रेपुटेड साइंटिस्ट होते थे उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट का आर्टिकल इसमें छपा। तो ये यानी एक तरह से इसमें स्थान पाना बहुत बड़ी बात थी कि एक यंग कॉलेज स्टूडेंट को इसमें स्पेस मिलना। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम और बैट। क्योंकि क्या होता है उस समय, जैसा माना जाता है कि उस समय जो कॉलेज के छात्र को जो मिला था, और कॉलेज के छात्र उस टाइम क्या खेल की दुनिया में यह ऐसा ही था। देखिए, यदि हम कंपैरेटिव कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे कि खेल की दुनिया में हो, और जैसा कि अब इस 22 साल की उम्र में इस एक कॉलेज स्टूडेंट ने उसकी साइंस की जो एक रेपुटेड वो है जर्नल, उसमें स्थान पाया। तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि खेल की दुनिया में किसी खिलाड़ी का चयन 15 साल की आयु में हो जाए और वो भी पहली बार बैटिंग करते ही वो खिलाड़ी जो है कुछ स्पेशल कर दे, कुछ अचीव कर ले। तो ये ठीक उसी प्रकार से है कि बल्ले से वो इस तरह का कुछ स्कोर बनाए और वो भी 15 ईयर में। तो ठीक उसी तरीके से जैसा कि ये 15 साल की एज में किसी बच्चे का, किसी लड़के का क्रिकेट में बहुत बड़ा कुछ कर देना हो, ये उसी तरह की बात थी। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द लेटेस्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। लेकिन जहाँ तक रिचर्ड की बात है, रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान और उसके दूसरे क्षेत्रों में प्राप्त की गई उपलब्धि की एक ये चेन थी, एक कड़ी थी, एक लॉन्ग स्ट्रिंग थी ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। अब देखिए, ये 22 साल की एज में हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ राइटर कहता है कि ये उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके लिए क्या थी, ये जो अचीवमेंट थी ये लॉन्ग स्ट्रिंग का मतलब एक तरह से चैन थी, एक चैन की एक कड़ी थी। इससे पहले भी उसने बहुत कुछ किया था, यह राइटर कह रहा है। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये सब कुछ जो शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था स्टूडेंट्स? ये बटरफ्लाई से हुआ था। यानी बटरफ्लाई का मतलब इसकी शुरुआत तितलियों से हुई थी। तो किस तरह से तितलियों से उसने अपनी शुरुआत की थी और 22 ईयर की एज आते आते उसने किस तरह से जो प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक वो है पत्रिका, उसमें अपना स्थान बना लिया था। यानी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उसके लिए थी। आगे देखते हैं। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। जो ओनली चाइल्ड होने के कारण, यानी एकमात्र बच्चा होने के कारण, जो एब्राइट था उसका जो ग्रू अप माने लालन पालन हुआ था या बड़ा हुआ था, वो पेंसिल्वेनिया के उत्तर में हुआ था। यानी उसका जो जन्म था वो उत्तर में हुआ था, पेंसिल्वेनिया का। देयर वाज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। वो कहता है कि वहाँ मेरे करने के लिए कुछ खास नहीं था। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम और वन। वो कहता है कि चूँकि वहाँ किसका ज़्यादा है, वहाँ उसके लिए करने के लिए कुछ खास था नहीं। वहाँ जो ज़्यादा होता है वो किसके लिए होता है? उसने कहा बेसबॉल और फुटबॉल में खेल नहीं सकता था, चूँकि वहाँ फिर फुटबॉल और बेसबॉल के लिए ही स्कोप था। तो कह रहा है इसलिए कि मेरे लिए कुछ खास ज़्यादा था नहीं वहाँ करने के लिए। बट देयर वाज वन थिंग, लेकिन एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था वो क्या था? कलेक्ट थिंग्स, कि मैं वहाँ चीज़ों को एकत्रित कर सकता था। एक ये तो काम था जो मैं कर सकता था। अदरवाइज वहाँ फुटबॉल और बेसबॉल के लिए कैरियर होता है, और वहाँ फुटबॉल और बेसबॉल जैसी चीज़ें मैं खेलना चाहता नहीं था, ना ही वो मेरे टेस्ट की थी। सो ही डिड, उसने वही किया, क्या? चीज़ों को कलेक्ट करना। एंड डिड ही एवर, और वो क्या हुआ? हमेशा करता रहा। चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था और चीज़ों को इकट्ठा उसने यानी किया भी। एंड डिड ही एवर, उसने किया भी। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। क्या देखिए, किंडरगार्टन से, किंडरगार्टन का मतलब जब बहुत छोटी आयु में था, यानी केजी में जब हम कहते हैं, यानी जब वो केजी में था तब से ही एब्राइट ने एक डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ दृढ़ निश्चय के साथ। तो एक दृढ़ निश्चय के साथ जब वो केजी में था तब से ही उसने जो है तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और वो भी इकट्ठा करना भी क्या, केवल इकट्ठा करना नहीं, मार्क ऑल हिज एक्टिविटी, यानी उसकी सारी एक्टिविटी को मार्क करना, नोट करना कि वो किस किस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, उन सारों को चिन्हित करना एक तरह से।
ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, इसके अलावा उसने रॉक्स यानी चट्टानों को भी कलेक्ट किया, फॉसिल्स माने जीवाश्मों को भी कलेक्ट किया, और कॉइन्स माने कुछ सिक्के भी कलेक्ट किए। देखिए कलेक्ट करने का कुछ शौक होता है, तो उसने केवल बटरफ्लाइज को कलेक्ट नहीं किया, उसने कुछ रॉक्स को भी कलेक्ट किया, यानी चट्टानों को पत्थर कह सकते हैं आप, फॉसिल्स को भी और कॉइन्स को भी कलेक्ट किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉट, देखिए क्या वो एक एस्ट्रोनॉटर भी, ईगर एस्ट्रोनॉटर भी बना गया था। एस्ट्रोनॉटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स खगोल शास्त्री, तो खगोल शास्त्री बन गया था। समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट, जब वो क्या करता था रात को तारों को देखता रहता था, तो तारों को बारे में देखता रहता था, तो जिज्ञासा उसके बारे में, जब किसी चीज़ को नोटिस कर रहा है तो जिज्ञासा बनती है, तो वो तारों को देखते देखते एक बार एक एस्ट्रोनॉटर भी बन गया था, यानी तारों के बारे में बहुत सारी नॉलेज को हो गई थी। देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड। स्टार्टिंग में क्या था, फ्रॉम द फर्स्ट यानी जब वो प्रथम कक्षा में था, यानी पहली क्लास में था, ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उसके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब एक कुशाग्र जिज्ञासा थी, अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, और उसका उत्सुकता के साथ साथ उसका जो दिमाग था वो भी ब्राइट था, यानी ब्राइट माइंड यानी बहुत होशियार था वो, एंड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। अब देखिए केवल होशियार होना काफ़ी नहीं होता, उसके साथ साथ क्यूरियोसिटी यानी चीज़ों को जानने की जिज्ञासा भी थी। तो शार्प माइंड तो था ही था वो, शार्प माइंड के साथ साथ उसके अंदर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा भी थी। ही आल्सो हैड ए मदर, और देखिए दूसरी चीज़ क्या है, उसके पास माँ भी थी। ही आल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी माँ थी जो हमेशा क्या करती थी, उसको एनकरेज करती थी। एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करती थी उसके इंटरेस्ट की लर्निंग में, यानी जो चीज़ वो सीखना चाहता था वो उसी को सीखने के लिए उसको प्रोत्साहित करती थी, तो उसकी माँ भी उसके साथ थी और उसको सीखने में उसकी हेल्प करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पर ले जाती थी, यात्रा पर ले जाती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप खरीद कर लाती थी, कैमराज खरीद कर लाती थी। माउंटिंग मटेरियल्स यानी जो पर्वतारोही को जो सामान चाहिए होता है वो उस तरह की सामान उसको खरीद कर ला करके देती थी। एंड अदर इक्विपमेंट, और जो भी उपकरण उसको चाहिए थे। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और दूसरे और अन्य तरीकों से भी उसकी हेल्प करती थी। इक्विपमेंट माने होता है यंत्र, यानी जो भी यंत्र उसको चाहिए होते थे, जो भी उसे चाहिए होता था कुछ भी सीखने के लिए, वो सारी चीज़ें उसको लाती थी। और अदर वेज, और दूसरे अन्य तरीकों से भी उसकी हेल्प करती थी, यानी हर संभव तरीके से वो मदर उसकी हेल्प करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल प्रारंभ किया, यानी स्कूल जाना शुरू किया, तब तक वो कह रही कि मैं उसकी ओनली कंपेनियन थी, एकमात्र साथी थी। कंपेनियन माने साथी, यानी और कोई नहीं, केवल मैं एकमात्र उसकी साथी थी। उसकी मदर कहती है कि जब तक उसने स्कूल जाना नहीं शुरू किया मैं उसकी एकमात्र साथी थी। वो कहती है कि एकमात्र साथी थी। और आफ्टर दैट, उसके बाद आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद क्या, उसके लिए मैं फ्रेंड्स ले आई। यानी स्टार्टिंग में जो थी वो मैं उसकी केवल एकमात्र माँ थी, और उसके बाद उसके लिए कई दोस्तों को घर पर ले आई थी, फ्रेंड्स को घर पर। बट एट नाइट, लेकिन रात्रि में, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात्रि में हम साथ साथी होते थे और हम एक साथ ही जो है इकट्ठा रहते थे, एक साथ ही काम करते थे, एक साथ ही रहते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। और क्या कि रिची के पिता की मृत्यु जब हो गई थी, जब वो कब था, 3rd ग्रेड में था। अब उसके बाद रिची ही मेरे लिए सब कुछ था और मैं रिची के साथ ही रहती थी। अब देखिए यदि किसी बच्चे का फादर बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके फादर का और मदर का दोनों का रोल मदर को ही प्ले करना पड़ता है। तो इसलिए वो कह रही कि रिची मेरे पास मेरे लिए सब कुछ था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। डाइनिंग रूम टेबल पर वो हमेशा जो है इकट्ठा भोजन करते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कुछ करने के लिए होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो उसकी मदर कह रही है कि मैं उसके लिए कोई काम ढूंढ कर दे देती थी। नॉट फिजिकल वर्क, चाहे वो फिजिकल वर्क नहीं होता बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन चीज़ों को सीखने, जरूरी नहीं वो शारीरिक कार्य हो, वो मानसिक कार्य भी होता था। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती थी। ही लाइक्ड, ही वांटेड टू लर्न, ही लाइक्ड इट, और उसको क्या था, ये सब काम पसंद था और वो क्या करता था, वांटेड टू लर्न, वो चीज़ों को सीखना चाहता था। क्योंकि जो भी काम उसको दिया जाता था वो उसको पसंद करता था। क्यों पसंद करता था, क्योंकि उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा थी, वो सीखना चाहता था। तो सीखना चाहता था तो वो सीखेगा कहाँ से, जब उसको नया नया कार्य दिया जाएगा, नई नई चीज़ें दी जाएंगी तो वो नई नई चीज़ें सीखेगा भी। एंड लर्न ही डिड, और कहती है उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल्स, वो स्कूल में हमेशा क्या आता था,
टॉप ग्रेड में आता था, या हम कह सकते थे कि वो स्कूल में हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करता था, या हम कह सकते हैं कि वो हमेशा स्कूल को, अपनी क्लास को टॉप करता था, यानी फर्स्ट आता था। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स। जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी या जो रोज़मर्रा के काम थे, वो उसमें ऐसा ही था जैसे और दूसरे बच्चे होते हैं, बिल्कुल साधारण था। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है, यानी रोज़मर्रा की जो बातें थी वो ठीक उसी तरह का था जिस तरह का अन्य बच्चे होते हैं, यानी साधारण बच्चा था वो, सब जैसे सब होते हैं वैसा ही वो भी था। बाय द टाइम ही वाज इन स्कूल ग्रेड, और जब तक वो सेकंड ग्रेड में पहुंचा, बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड, जब वो सेकंड ग्रेड में पहुंचा, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज की जो सारी 25 स्पीसीज थी, 25 जातियाँ थी स्टूडेंट्स, स्पीसीज माने जातियाँ, उसने कलेक्ट कर ली थी। अब देखिए सेकंड ग्रेड तक, यानी सेकंड क्लास तक आते आते उसने बटरफ्लाई की सभी 25 जातियों को इकट्ठा कर लिया था। फाउंड राउंड हिज होम टाउन, जो उसके होम टाउन के आसपास या गृहनगर के आसपास जो मिलती थी, वो सारी चीज़ें उसने, सारी बटरफ्लाइज उसने कलेक्ट कर ली थी। यानी देखिए आप कितना बड़ा काम उसका था। आप इसमें देख सकते हैं स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। यानी ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में बताया गया कि कौन कौन सी जो थी 25 स्पीसीज थी और जिनको उसने सारियों को कलेक्ट कर लिया था। दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाइज। वो कहता है कि शायद वो मेरी तितलियों को एकत्रित करने का क्या था, एंड था, क्योंकि जो 25 स्पीसीज वहाँ पाई जाती थी वो उसने कलेक्ट कर ली थी। अब कोई नई जाति तो वहाँ मिलती नहीं है, तो फिर क्या करें। ही सेड, वो कहता है, बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च। और उसी समय क्या हुआ, मेरी माँ ने मुझे एक पुस्तक दे दी जिसका नाम क्या था, नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10th, यानी मोनार्च 10th की यात्राएं, यानी सम्राट 10वें सम्राट की यात्राएं। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। ये वो किताब थी जिससे मुझे ये पता चला कि किस तरह से जो सम्राट तितलियाँ थी वो कहाँ पहुँच गई, सेंट्रल अमेरिका में पहुँच गई, उससे पता चला। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। इससे क्या हुआ, जो सेंट्रल अमेरिका में वो पहुंची तो उससे क्या, ओपन द वर्ल्ड, उसने एक नया संसार खोल दिया, नई दुनिया खोल कर रख दी किसके सामने, उस यंग कलेक्टर, जो नया संग्रह करता था बटरफ्लाइज का, उसके सामने उस किताब ने सारी चीज़ें खोल के रख दी। यानी एक विज्ञान की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया को खोल के रख दिया। देखिए केवल प्रैक्टिकल काफ़ी नहीं होता, कई बार थ्योरी भी काफ़ी होती, थ्योरी भी पढ़नी होती है, और केवल थ्योरी काफ़ी नहीं होती, प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो यहाँ अब तक वो जो कलेक्ट कर रहा था तो वो प्रैक्टिकल था, लेकिन यहाँ जब वो किताब पढ़ी तो उसके लिए वो थ्योरी का काम किया उसने, तो उसके सामने एक नई दुनिया खुल करके आ गई। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। एट द एंड ऑफ द बुक, जब बुक को उसने एंड किया, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। जब पुस्तक का एंड हो गया था तो उसके लास्ट में क्या था, रीडर्स को इन्वाइट किया गया था, जो पढ़ने वाले थे उनको इनवाइट किया गया था, यानी आमंत्रित किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेंट्स, कि बटरफ्लाई माइग्रेशन में, माइग्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रवसन, प्रवसन का मतलब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, यानी माइग्रेट करना। तो उसमें ये इनवाइट किया गया था कि माइग्रेशन में स्टडी करने में जो सहायता कर सकते हैं रीडर्स, वो हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, और उनके लिए क्या कहा था कि किस तरीके से करें, कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें। फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आरहार्ट। तो डॉक्टर फ्रेडरिक ए आरहार्ट के द्वारा जो रीडर्स थे उनको ये कहा था कि वो जो है बटरफ्लाइज को टैग करें। टैग का मतलब बांध के रखें। तो अब देखिए एक नया काम मिल जाता है इसको। क्या हुआ, ऑफ टोरंटो कनाडा, ये जो आरहार्ट था टोरंटो और कनाडा का था, तो उसने कहा कि आप जो है उसको टैग करेंगे। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर आरहार्ट एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू विंग्स ऑफ मोनार्च। क्या हुआ, जो एब्राइट की जो मदर थी, उसकी मदर ने डॉक्टर आरहार्ट को पत्र लिखा, और जैसे ही पत्र लिखा तो एब्राइट जो था फिर क्या करना शुरू कर दिया, उसने जो बटरफ्लाइज थी उनको टैग्स करना, उनके विंग्स को टैग्स करना, उनके पंखों को बांधना शुरू कर दिया।
देखिए इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे होगा कि जिसने टैग किया है वो आज यहाँ है, तो जब दूसरा व्यक्ति उसको देखेगा तो उसको पता चलेगा कि एक कुछ समय पहले कहाँ थी। तो इसका मतलब उसने कैसे माइग्रेशन किया, उस स्थान को छोड़ करके वो कितने समय पश्चात वहाँ पहुँची। तो इस तरीके से एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। अब जब भी कोई किसी को भी कोई बंधी हुई तितली मिलती थी तो उससे कहा जाता था कि वह उस तितली को डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द समर। जो तितलियों को इकट्ठा करने का जो काम था, वो केवल पकड़ने का जो कार्य था वो केवल कब तक था, 6 मंथ तक था। और वो भी कहाँ, रीडिंग, ये पहले भी आया पेंसिल्वेनिया में एक स्थान है रीडिंग, तो केवल 6 मंथ चलता था, यानी 6 वीक्स तक चलता था, 6 सप्ताह तक चलता था। क्योंकि उसके बाद फिर वो आती सर्दियाँ आ जाती थी तो उसमें फिर जो वो माइग्रेट कर लेती थी। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, अब देखिए यदि आप एक एक करके उनको पकड़ना चाहेंगे, यू वॉन्ट कैच वो वेरी मैन, तो आप यदि आप एक एक को पकड़ेंगे उनमें से, तो एक एक को पकड़ने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि आप यदि इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, यदि एक एक पकड़े, यू वॉन्ट कैच दैम, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आप पकड़ सकते, एक एक पकड़ने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आप बहुत ज़्यादा संख्या में उनको नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए क्या किया उसने, सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वाज टू रेज ऑफ फ्लॉक बटरफ्लाइज। इसलिए उसके लिए था कि वो जो नेक्स्ट स्टेप था कि वो तितलियों के झुंड को पकड़ ले। फ्लॉक माने होता है स्टूडेंट्स झुंड। ये एक आप कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन है। तो उसके लिए नेक्स्ट फ्लैग था कि वो जो फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज है उसको पकड़ ले। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, और यदि ऐसा तो उससे क्या कर लेगा, वो एक मोनार्क को पकड़ लेगा, फीमेल मोनार्क को। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो एग्स देती है वो फीमेल मोनार्क देती है, तो टेक हर एग्स, उसको पकड़ करके क्या कर लेगा, उसके अंडे ले लेता था, और अंडे लेने के बाद उसको क्या करता था, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनको अपने बेसमेंट में यानी तहखाने में उनके लाइफ साइकिल के अनुसार, लाइफ साइकिल का मतलब वो किस तरीके से कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनती है, तो इस तरीके से वो उनके लिए रख देता था। वहाँ वो एग बनते थे, एग से फिर क्या बनते थे, फिर कैटरपिलर बनते थे, कैटरपिलर से प्यूपा बनते थे, प्यूपा से फिर बटरफ्लाई बनते थे। तो इस तरह से लाइफ साइकिल होती है उनकी। तो उनके लाइफ साइकिल के लिए वो फीमेल को पकड़ लेता था, वो एग्स देती थी, एग से बटरफ्लाई कैटरफ्लाई बनती थी, कैटरफ्लाई से कैटरपिलर से वो इस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल पूरी होती, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर वो उनको टैग कर देता विंग्स एंड लेट देम गो, उन्हें उड़ा देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो अब इससे क्या हुआ, उसका जो बेसमेंट था वो 1000 तरह की जो मोनार्क्स थी, यानी हजारों तरह की जो मोनार्क्स थी, और उनकी जो डिफरेंट स्टेजेस थी, यानी कोई कैटरपिलर में है, कोई प्यूपा है, कोई एडल्ट बटरफ्लाई, तो वो इस तरीके से उनका एक घर बन गया था। उसका जो बेसमेंट था उसमें तितलियां ही तितलियां रही थी, और वो अपने अलग अलग स्टेज से डेवलपमेंट की गुजर रही थी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो यंग एब्राइट था वो इस तरीके से उसने किस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, बटरफ्लाइज पर, कि वो एक एक को ना पकड़ कर वो फीमेल मोनार्क को पकड़ लेता था, और उनके एग से कैटरपिलर से प्यूपा से बटरफ्लाई। तो इस तरीके से उनको टैग कर करके उड़ा देता था। क्या हुआ स्टूडेंट्स आगे, इसमें दिया हुआ है किस तरह की जो है नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। 6 वीक में वो किस तरीके की उसको पकड़ सकता था, तो ये सारी उसमें वो दी है डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। अब देखिए जब किसी कार्य को लंबे समय तक हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे उससे क्या होता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ एब्राइट कह रहा है कि इवेंचुअली, यानी स्पष्ट रूप से आखिरकार क्या हुआ, तितलियों को टैग बांधने में, इवेंचुअली माने आखिरकार, आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट कब होने लगा टैगिंग बटरफ्लाई को टैग करने में। इस टीडियस, क्योंकि ये कैसा था, टीडियस था। टीडियस का मतलब उबाऊ, बेकार का काम था। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा कि उबाऊ काम था। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, क्योंकि मैं सारे समय इसी को करता रहता था। ही लाफ्ड, वो हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, क्योंकि रिकैप्चर केवल कि देखिए कितनी इसने उनको टाइड किया होगा,
टैग्ड किया होगा, लेकिन जो रिकैप्चर्ड हुई वो कितनी थी? केवल 2 थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी मेरे रहने की, जहाँ मैं रह रहा था, वो एब्राइट कहता है, जहाँ मैं रह रहा था वहाँ से 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं थी। यानी जैसा हम सोच रहे थे कि बहुत दूर दूर तक जाती है, ऐसा नहीं था। मेरी जो टैग की हुई थी केवल 2 ही तितलियाँ वापस पकड़ी जा सकी, और वो जो 2 तितलियाँ थी जिनको टैग किया था, जो पकड़ी गई, वो भी एब्राइट के जहाँ वो रह रहा था वहाँ से 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देन इन 7th grade ही गोट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए कंट्री साइंस फेयर। और जब वो 7th grade में था, 7th क्लास में था, तो तब उसे पता चला कि वास्तव में साइंस होती क्या है। और वो कब पता चला? वो तब पता चला जब वो एक साइंस फेयर में भाग लेने के लिए गया, यानी विज्ञान मेले में गया, एंड लॉस्ट, और वहाँ हार गया। तो विज्ञान मेले में 7th क्लास में उसने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ क्या हुआ? लॉस्ट हो गया, वो हार गया। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। अब वो क्या कहता है ब्राइट, कि वास्तव में वहाँ बैठना, और वो भी बिना कुछ प्राप्त किए, यानी कुछ भी प्राप्त नहीं करना, जबकि जो दूसरे लोग थे वो कुछ ना कुछ वहाँ जीत रहे थे, लेकिन वो हार गया था। तो उसके लिए वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, बैड सैड फीलिंग थी। सैड फीलिंग क्यों थी? क्योंकि बाकी दूसरे लोग कुछ ना कुछ जीत रहे और वो हार गया था। तो एब्राइट ने कहा कि ये मेरे लिए वास्तविक साइंस थी, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस था। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू। उसकी जो एंट्री थी वो क्या थी? फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड्स थी। स्लाइड्स का मतलब जो कांच की पट्टी पर बनाई जाती है, उन्हें स्लाइड कहते हैं। तो वो स्लाइड्स थी विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको उसे माइक्रोस्कोप में क्या करना था? दिखाया गया था। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है स्टूडेंट्स, आपने साइंस में देखा होगा। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि जो विनर्स थे उन्होंने वास्तव में क्या किया? रियल एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने केवल क्या किया था? केवल स्लाइड्स बनाई थी जो उसे दिखाया गया था, लेकिन जो जीत रहे हैं वो रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नॉट सिंपली मेक ए नीड्स डिस्प्ले। वो केवल कोई डिस्प्ले नहीं कर रहे, वो केवल कोई स्लाइड टाइप चीज़ नहीं दिखा रहे, उन्होंने वास्तव में रियल एक्सपेरिमेंट किए। तो उसको पता चला कि रियल एक्सपेरिमेंट करने से जीत मिलती है, ना कि स्लाइड दिखाने से। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट डेराइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग, यानी जो कम्पिटिटिव स्पिरिट यानी प्रतियोगिता की जो भावना थी वो एब्राइट में पहले से थी, और अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। कम्पिटिटिव का मतलब वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, तो ये उसके अंदर स्पिरिट थी, उसके अंदर भावना थी। अब वो क्या थी? रिचर्ड एब्राइट के अंदर अपीयरिंग होने लगी, साफ साफ दिखाई देने लगी। आई न्यू दैट, वो कहता है कि मैं जान गया था, आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट। अब उसने इरादा कर लिया था कि अगले साल जब फेयर आएगा तो मैं एक रियल एक्सपेरिमेंट करूंगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू, और जो सब्जेक्ट में जानता था सबसे ज़्यादा वो क्या था? इंसेक्ट्स। चूँकि बटरफ्लाई पे उसने काफ़ी काम किया था तो इंसेक्ट्स के बारे में जानता था। आई हैड डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, क्योंकि मैं पिछले अनेकों वर्षों से उसी पे कार्य करता रहा, तो मेरे लिए सबसे जो अच्छा सब्जेक्ट था वो क्या हो सकते थे? इंसेक्ट्स होते। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़, इसलिए उसने आइडिया के लिए किसको लिखा? अर्कहार्ट को लिखा। एंड बैक के में स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और जब उसने लिखा तो शीघ्र ही उसके पास जो था अर्कहार्ट की तरफ से सुझाव का एक पुलिंदा उसके पास आ जाता है। यानी अर्कहार्ट ने उसको निराश नहीं किया। सजेशन, स्टैक ऑफ सजेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी उसके पास जो था सुझाव का एक पुलिंदा उसके पास आ जाता था कि वो ये कर सकता है। दोज कैप्ट एब्राइट बिजी ऑल दो हाई स्कूल्स, इसमें वो हाई स्कूल में बिजी रहता है। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और उसमें क्या होता है कि जो उसकी हाई स्कूल की जो पढ़ाई के दौरान वो व्यस्त रहा, वो उस जो अर्कहार्ट ने उसको सुझाव भेजे थे, और उससे उसने नेशनल और इंटरनेशनल यानी कंट्री और इंटरनेशनल, कंट्री यानी राष्ट्रीय और इंटरनेशनल माने जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में वो क्या इनाम की तरफ, उसको प्राइज की तरफ लेड करके ले गया, यानी उसको अग्रसर कर दिया उसने। फॉर हिज 8th grade, जब वो 8वीं कक्षा में आया, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कोज ऑफ ए वायरल डिजीज। तो अब
उसको उसका जो प्रोजेक्ट था वो इसलिए था कि वायरल डिजीज़ होती कैसे है। तो उसे ये पता लगाने की कोशिश की कि ट्राई टू फाइंड, उसने ये पता लगाने की कोशिश की कोज ऑफ वायरल डिजीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर, कि जो वो वायरल डिजीज़ क्या होती है कि जिसके कारण जो होते हैं मोनार्क कैटरपिलर्स, वो सारे कैटरपिलर्स मर जाते हैं। तो वो बीमारी कैसे होती है वो उसके बारे में उसने जो है पता लगाने की कोशिश की। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। अब उसने ये सोचा कि जो बीटल नाम का एक कीट है, उस बीटल नाम के कीट के कारण ये बीमारी फैलती है। उसे ऐसा लगा कि ये बीमारी उसके कारण फैलती है, बीटल नाम का जो एक कीट होता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। तो उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि उन्हीं कीटों के बीच में तितलियों को पाला जाए। उसने ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, कि बीटल की उपस्थितियों में तितलियों को पाला जाए। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन उससे कोई वास्तविक परिणाम उसे प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा उसने कहा। बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया, एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और मैंने दिखाया कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। दिस टाइम आई वॉन, और इस बार क्या हुआ, इस बार वो जीत गया। यानी जब उसने ये दिखाने की कोशिश की कि मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उससे, चूँकि जैसा पहले उसने एक्सपीरियंस किया था कि केवल डिस्प्ले करने से कोई नहीं जीतता, क्या करना पड़ता है, रियल एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो अब की बार उसने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो जीत गया। द नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च। जो अगले साल जो उसका विज्ञान मेला था, उसका प्रोजेक्ट था, वो ये परीक्षा था कि वायसराय तितलियाँ मोनार्क तितलियों की नकल उतारती है, कॉपी करती है, नकल उतारती है। तो ये प्रोजेक्ट था। द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क। प्रोजेक्ट ये था कि जो वायसराय तितलियाँ हैं वो मोनार्क की नकल उतारती है, उनके जैसी दिखाई देती है। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क तितलियाँ थी वो पक्षियों के खाने में अच्छी नहीं लगती थी, यानी पक्षी को स्वादिष्ट नहीं लगती थी। टेस्ट गुड, डोंट टेस्ट गुड, उसे अच्छी नहीं लगती थी पक्षियों को। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि वायसराय जो थी वो अच्छी लगती थी, टेस्टी लगती थी। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए वो क्या करते थे, अपने आप को बचाने के लिए किसकी तरह लगती थी, लुक लाइक मोनार्क, मोनार्क की तरह दिखने की कोशिश करती थी, या उनके जैसा दिखने की कोशिश करती थी, ताकि बर्ड्स उनको खाए ना। तो ये उसका प्रोजेक्ट था। द लेस लाइकली दे आर, जितना वो उनके लिए उनकी जैसी दिखाई देंगी, आर टू बिकम ए बर्ड्स बी डिनर। तो जितना वो उसकी तरह दिखाई देंगी, उतना ही वो बर्ड्स का डिनर कम बनेगी। यानी अपने आप को सेव रखने के लिए वो किसकी तरह दिखने की कोशिश करती थी, मोनार्क की तरह की दिखने की, अदरवाइज बर्ड्स उनको खा लेंगी। एब्राइट प्रोजेक्ट वाज सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। लेकिन जो एब्राइट का प्रोजेक्ट था वो क्या था, वो तो ये था कि जितनी उनकी नकल उतारेंगी या जितनी उनकी जैसी दिखाई देंगी वो कम भोजन बनेगी। लेकिन जो एब्राइट का प्रोजेक्ट था वो यह देखना था कि क्या जो बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, क्या वो मोनार्क को भी खाते हैं, कि क्या पक्षी मोनार्क को भी खाती है, वो देखना था। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उसने क्या पाया कि जो एक स्टारलिंग बर्ड होती है, स्टारलिंग बर्ड का मतलब मैना पक्षी जो होती है, स्टारलिंग किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, एक प्रकार की बर्ड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मैना। तो वो जो होती है उसने ये पाया कि वो उसको नहीं खाती है। स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो जो स्टारलिंग है वो सिंपल भोजन जैसे दूसरे पक्षी करते हैं, तो वो साधारण पक्षी की तरह साधारण भोजन नहीं करती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, और इसे जितने मोनार्क मिलते हैं सारे मोनार्क खा जाती है। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड, जो एब्राइट ने बताया कि जो दूसरे लोगों को बाद में पता चला अपने अपने एक्सपेरिमेंट से, दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स, कि वो मोनार्क की कॉपी करते। दिस प्रोजेक्ट प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, जूलॉजी डिवीजन में ये फर्स्ट आया, एंड थर्ड ओवरऑल इन कंट्री साइंस फेयर। और जो कंट्री साइंस फेयर था उसमें इस एक्सपेरिमेंट ने क्या, देखिए जूलॉजी डिवीजन में तो फर्स्ट आया और कंट्री साइंस फेयर में इसको थर्ड प्लेस मिला। यानी जो एब्राइट का जो प्रयास था वो सराहनीय था और सभी ने उसको अप्रिशिएट किया,
और इसीलिए जो जूलॉजी डिपार्टमेंट था, जूलॉजी डिपार्टमेंट को में उसको फर्स्ट प्लेस मिला और जो कंट्री साइड फेयर था उसमें उसको थर्ड प्लेस मिला। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब यहाँ उसने जो है अनजान कीट का जो हार्मोन था उसकी तरफ उसने जो है रिसर्च करना शुरू कर दिया। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ सेल्स, और अप्रत्यक्ष रूप से यही खोज उसको कहाँ ले आई, लाइफ सेल थ्योरी के थ्योरी ऑफ लाइफ सेल पर ले आई। द क्वेश्चन ही ट्राइड, देखिए जो जो एक्सपेरिमेंट था उसका, वो एक्सपेरिमेंट जैसे कहते हैं ना, साइंटिस्ट जो होते हैं किसी चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ और जाता है। अब देखिए यहाँ वो किस पे कर रहे थे, उसका जो प्रोजेक्ट था वो था किस पर, रिचर्ड एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो इंसेक्ट हार्मोन पर था, और ये इंसेक्ट हार्मोन इनडायरेक्टली उसको कहाँ लेके चला गया, थ्योरी लाइफ ऑफ सेल। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जिस प्रश्न का वो उत्तर जानना चाह रहा था वो क्या था, बिल्कुल सिंपल था। जिस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करता, व्हाट इज द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स इन मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क प्यूपा पर जो सुनहरी रंग के धब्बे होते हैं उन छोटे सुनहरी धब्बों का उद्देश्य क्या है, क्यों बनते हैं वो, तो ये क्वेश्चन जानना चाहता था वो। एवरीवन अज्यूम्ड द स्टॉप्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर कोई ये जानता था कि ये केवल सजावटी होते हैं, यानी जो स्पॉट्स बनते हैं, जो धब्बे बनते हैं, सब ये कहते थे कि ये केवल सुनहरी धब्बे जो बनते हैं वो केवल किसके लिए होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी सजावट के डेकोरेशन के लिए होते हैं। बट डॉक्टर अर्काट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्काट जो था वो इस बात से बिलीव नहीं करता था, उसको ये था कि इसका कोई और रीज़न है और उसका पता लगना बाकी है। तो इसलिए उसका भी जो इसी क्वेश्चन को जानने की वो कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, to find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device, पहले तो उन्हें एक डिवाइस बनानी थी that showed that the spots were producing a hormone, जो ये दिखाते कि वो जो धब्बे थे वो एक हार्मोन तैयार कर रहे थे, वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जो उसके फुल डेवलपमेंट के लिए, बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी थे। यदि वो हार्मोन ना तो उसको पूरा डेवलपमेंट नहीं हो। तो पहले उन्होंने एक डिवाइस तैयार की, पहले उन्होंने एक किस तरह का उपकरण तैयार किया जो ये साबित कर सकते थे कि तितली के पूर्ण विकास के लिए ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, केवल सजावट के लिए नहीं है। दिस प्रोजेक्ट वोन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर, अब उसका कंट्री फेयर में यानी राष्ट्रीय जो उसका विज्ञान मेला था उसमें उसका फर्स्ट स्थान आया, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इसी से उसको जो है या तो फर्स्ट स्थान मिला है उसको यहाँ इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, इसी प्रोजेक्ट के कारण उसको एंट्री मिल जाती है। क्योंकि वहाँ देखिए एंट्री के लिए जिस तरीके से क्वालिफाई करने के लिए कुछ होता है, यानी जिसका कंट्री फेयर में फर्स्ट आएगा वही वहाँ एंट्री कर सकता था, तो इसलिए उसको एंट्री मिल गई वहाँ पर उसके इस प्रोजेक्ट से। देयर ही वोन थर्ड प्राइज फॉर जूलॉजी, वहाँ जूलॉजी के लिए उसको थर्ड स्थान मिला। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उसी से चूँकि वहाँ उसको थर्ड स्थान मिला तो गर्मियों में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उसे एंटोलॉजी लाइब्रेरी में काम करने का, उस लेबोरेटरी में काम करने का मौका भी मिला। आप देखिए वहाँ उसको बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे, तो उसके एक इसी प्रोजेक्ट ने जिसको जो कंट्री फेयर था उसमें तो फर्स्ट प्लेस मिला था और जो इंटरनेशनल था उसमें थर्ड मिला था, तो थर्ड प्लेस मिलने के कारण उसको उस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला लेबोरेटरी में वाल्टर रीड आर्मी की। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उसके लिए थी। वो यदि एक तरह से वो डायरेक्ट जो है अपने अपने गोल की तरफ चल रहा है। क्या होता है आगे स्टूडेंट्स, एज ए हाई स्कूल जूनियर, एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स, अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स वो करता रहा, एंड गेव हिम अनोदर ऑन मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा पर काम करता रहा। that year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army lab during the summer। तो उससे क्या हुआ,
चूँकि वो जूनियर के रूप में मोनार्क प्यूपा पर काम करता रहा, अपने एक्सपेरिमेंट करता रहा, तो उस वर्ष भी उसको अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहला स्थान जीता और फिर से उसको गर्मियों में एक बार फिर से आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का गर्मियों की छुट्टी में उसको चांस मिल जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स लगातार दूसरी बार उसको चांस मिलता है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इन हिज सीनियर ईयर, जब वो सीनियर में आता है, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, उसने मोनार्क के पंख से एक सेल बनाई, एंड इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड, और ये दिखाया कि सेल्स को डिवाइड किया जा सकता है एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाइज विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, कि यदि गोल्ड स्पॉट से हार्मोन से उसको फेड कराया जाए तो सामान्य तितली के पंख से भी सेल को विकसित किया जा सकता है। क्योंकि उसने बताया था ना कि जो गोल्ड स्पॉट बनते हैं वो गोल्ड स्पॉट से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन ही क्या करता है उसका बटरफ्लाई का डेवलपमेंट उसी से होता है। तो उसने ये बताया कि उसके बटरफ्लाई की विंग से भी सेल हम डेवलप कर सकते हैं यदि गोल्ड स्पॉट से निकले हुए हार्मोन से उसको फेड कराया जाए। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल फेयर में भी उसको क्या हुआ, इंटरनेशनल फेयर में भी जूलॉजी के उसको फर्स्ट स्थान मिला इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि सेल को डेवलप किया जा सकता है, किससे, विंग्स से भी, बटरफ्लाई की विंग से भी डेवलप किया जा सकता है। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी में वो काम करता रहा, वहीं उसने जो है एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी उसे और आगे जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लैब में काम करने का मौका मिला। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एब्राइट वेंट बैक टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब एंड डिड मोर वर्क ऑन द गोल्ड स्पॉट, गोल्ड स्पॉट पर उसने एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग की प्रयोगशाला में रहते हुए और उनके से मिलने वाले हार्मोन पर और भी अधिक कार्य किए उसने। यूजिंग द लैब सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, चूँकि लैब में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे यानी आधुनिक उपकरण थे, तो उन आधुनिक उपकरणों की सहायता से ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई करने में एबल हुआ यानी पहचानने में सक्षम हुआ, क्या, एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, कि हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा पहचान पाने में समर्थ हुआ, यानी सक्सेसफुल हुआ। क्या हुआ, ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1 या 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग द जूनियर ईयर के दौरान, एब्राइट गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ की एक नई थ्योरी के बारे में उसे आइडिया आया, यानी उसे सोचा कि एक नई चीज़ पे काम करना चाहिए। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, ऐसा तब हुआ जब वो एक हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे फोटो देख रहा था, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं जो है सेल लाइफ के बारे में स्टडी किया जाए। व्हेन ही सा दीज फोटोज़, जब उसने इन फोटोज़ को देखा, कौन से फोटोज स्टूडेंट्स, जो एक्सरे से प्राप्त उसको हुए थे, तो एब्राइट डिड नॉट शाउट, तो क्या हुआ जब उसने इस फोटोज़ को देखा तो क्या हुआ, फोटो को देख करके एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवेंट, उसने चिल्ला करके कहा यूरेका और इवेंट, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, यानी यूरेका और वो चिल्ला करके कहा उसने, मुझे आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया है। बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उसे विश्वास था, उसे विश्वास हो गया अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स, जो उसने प्राप्त किया था अबाउट इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। फॉर फोटोज गेव हिम, क्योंकि फोटो ने उसको क्या दिया था, आंसर, एक उत्तर दिया था टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, कि जो बायोलॉजी का एक पजल था, यानी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जो बायोलॉजी का पजल था उसका एक आंसर उसको मिला था। एक पजल का मतलब एक रहस्य, एक सीक्रेट, तो जो बायोलॉजी का एक सीक्रेट था, जो बायोलॉजी की पहेली कह सकते हैं पजल माने, तो उस पहेली का जवाब मिल गया था। वो क्या थी, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को किस तरह से पढ़ लेती है, ये उसको आंसर मिल गया था। ये पजल था, उससे पहले एक पहेली थी, लेकिन अब उसको आंसर मिल गया था। डीएनए इज
द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, डीएनए सेल के केंद्र में जो होता है, केंद्रक में एक सब्सटेंस होता है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी स्टूडेंट्स क्या होती है कि माता पिता से, पेरेंट्स से उनकी संतान में लक्षण कैसे पहुंचते हैं, गुण कैसे पहुंचते हैं, तो उसको पहचान लेता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यही सेल के फॉर्म और फंक्शन को डिसाइड करता है। दस डीएनए इज ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो इस तरह से उसने क्या बताया कि जो डीएनए है वो ही लाइफ का ब्लूप्रिंट है। उसके फंक्शन और उसकी शेप को कौन डिसाइड करता है? डीएनए डिसाइड करता है। तो यहाँ ये पता चला कि डीएनए ही मेन चीज़ है, डीएनए ही ब्लूप्रिंट है लाइफ का। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसके कॉलेज के जो सहपाठी थे जेम्स आर रोंग वर्क ऑल दैट नाइट, पूरी रात काम करते रहे, ड्राइंग पिक्चर बनाते रहे, कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल बनाते रहे, का काम करते रहे सारी रात, टू शो, यह दिखाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, कि ऐसा कैसे हो सकता था। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो कुछ उन्होंने वो फोटो से मॉडल से जो कुछ भी वो किया, तो बाद में उन्होंने वो सारी चीज़ पेपर पर लिखी एक्सप्लेन करने के लिए कि उनकी थ्योरी किस तरह से थी। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वो जो था एब्राइट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसमें ऑनर के साथ पास हुआ। उसने अपनी ग्रेजुएशन की सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, यानी 1510 विद्यार्थी उसकी कक्षा में पढ़ते थे, उनमें उसने सेकेंड प्लेस प्राप्त किया। एब्राइट वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और इस प्रकार जो था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में वो क्या बन गया, रिसर्चर बन गया। रिसर्चर का मतलब अनुसंधान करने वाला बन गया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू हिज थ्योरी, और वहाँ अपनी थ्योरी के लिए उसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब देखिए हार्वर्ड में मेडिकल रिसर्चर बनना, और उसके बाद फिर जो है उसने क्या किया, एक के बाद एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब ये समझिए कि वो अपने पूरे एक तरह से साइंटिस्ट के रूप में आ चुका था। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, कहता कि यदि सिद्धांत सही साबित हो जाता, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो लाइफ के प्रोसेस को समझने में ये एक बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि इससे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या था कोई समझ ही नहीं पा रहा था। अब यदि उसकी ये थ्योरी अप्रूव हो जाती है, सही साबित हो जाती है, तो लाइफ को समझने में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ये सभी जानते थे। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, और यदि ऐसा हो जाता तो वो कैंसर जैसी कुछ चीज़ों को रोकने में सफल होगी, एंड अदर डिजीज, जो दूसरी बीमारियां हैं उनको रोकने में सफल होगी। ऑल ऑफ दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब क्यों हुआ? ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया कि जो एब्राइट थी उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। कि स्टूडेंट्स, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ही एक साइंटिस्ट को सक्सेसफुल बनाती है, लीड करती है। यदि उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो फिर जैसा सब सोचते हैं ऐसा ही वो सोचता रहेगा, तो कुछ भी अलग नहीं होगा। तो क्यूरियोसिटी एक साइंटिस्ट के होना बहुत ज़रूरी है। एब्राइट के अंदर क्यूरियोसिटी थी, इसलिए कैंसर और दूसरी जो डिजीज है उनके बारे में बहुत कुछ जानने में वो सक्सेसफुल हुआ। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, यदि उसने भी यही सोचा होता जैसा कि सब सोच रहे थे कि जो बटरफ्लाई, जो मोनार्क बटरफ्लाई प्यूपा होता है, उसके ऊपर जो वो गोल्डन स्पॉट होते हैं वो केवल किसके लिए होते हैं? केवल उसके लिए होते हैं, सजावट के लिए होते हैं। यदि वो भी उन सभी की तरह सोचता तो कुछ भी अलग नहीं कर पाता वो, लेकिन उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, वो इस बात से एग्री नहीं कर रहा था, तो उसने बिल्कुल दूसरे लोगों से अलग तरीके से सोचा। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि वो एक नई इन्वेस्टिगेशन पर पहुंच गया, नई खोज पर पहुंच गया, और वो इस तरह की कि वो लाइफ थ्योरी, सेल की लाइफ के बारे में जान गया था। और यदि सब सक्सेसफुल हुआ तो कई प्रकार के कैंसर और दूसरी बीमारियों को रोकने में सक्सेसफुल हो जाएगा उसकी जो रिसर्च है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस। अब कब से? सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टेड बटरफ्लाईज, जब उसने स्टार्टिंग में बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किया था तो तब से ही वो साइंस के बारे में इंटरेस्टेड था। बट नॉट सो डीपली
दैट ही हैज़ नो टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन दूसरे इंटरेस्ट उसके लिए नहीं थे, तो इसलिए वो बहुत डीपली नहीं था. एब्राइट आल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर, वो चैम्पियन डिबेटर भी था एंड पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक स्पीकर भी था, ओरेटर था, लोगों को एड्रेस करने के लिए, एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन. यानी एक प्रकार से वो एक बहुत अच्छा ओरेटर था, बहुत अच्छा वक्ता था, और एक अच्छा नाविक भी था, और सभी तरह की रुचियों में भाग लेने वाला व्यक्ति था. तो वो केवल एक अच्छा वही नहीं था, साइंटिस्ट ही नहीं था, बल्कि दूसरी चीज़ें भी उसके अंदर थी. और वो दूसरी चीज़ों में क्या थी? वो पब्लिक स्पीकर था, डिबेटर था, एंड ए गुड कैनोइस्ट. कैनोइस्ट का मतलब अच्छा नाविक. कैनोइस्ट किसे कहते हैं? गुड कैनोइस्ट. कैनोइस्ट का मतलब अच्छा नाविक था. तो चैंपियन डिबेटर था, वाद विवाद करता था, एक पब्लिक स्पीकर था, और एक कैनोइस्ट था. ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और सारी चीज़ें उसके अंदर थी. ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट. फोटोग्राफर भी था वो, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जीबिशन. तो अच्छा फोटोग्राफर भी था, और वो फोटोग्राफी किसकी करता था? नेचर की करता था या साइंस एग्जीबिशन की करता था. तो एक तरह से हम ये कहें कि वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें थी, वो सारे गुण थे जो दूसरे व्यक्ति के अंदर होते हैं. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्टेट ए स्टूडेंट. जब वो हाई स्कूल में एक सीधा साधा सा विद्यार्थी था वो, बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, क्योंकि लर्निंग क्या थी? ईजी थी. ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स. उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा तो जो थी वो राष्ट्र क्लबों की वाद विवाद प्रतियोगिता में और मॉडल्स वगैरह बनाने में स्पेंड की. ही आल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर रिचार्ड ए वेदर हिज सोशल स्टडी. आज क्या हुआ? देखिए, कई जब उसने वो थी तो कई सारे लोग उसको ऐसे भी मिले. ही आल्सो फाउंड, बहुत सारे लोग मिले, समवन टू एडमायर, जिन्होंने रिचार्ड एब्राइट की प्रशंसा भी की. तो ऐसे लोग भी उसको मिले. ए विदर ए वेयर हिज सोशल स्टडीज टीचर, उसका जो सोशल स्टडीज टीचर था, एंड एडवाइजर भी था टू बोथ क्लब्स, जो दोनों क्लब का. तो उसके पास यानी एक तरह से श्रीमान वेयर थे, जो उसके क्लबों के सलाहकार थे और उसके एसएसटी के टीचर भी थे. मिस्टर वेयर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज. एब्राइट सेड. एब्राइट क्या कहता है कि यही मिस्टर वेयर जो थे, उन्होंने ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ के प्रति मेरा माइंड इन्होंने ही खोला. तो यानी परफेक्ट पर्सन उसके लिए था. देखिए, कई बार क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है. कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसे मिलते हैं जो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं. तो यहाँ रिचर्ड एब्राइट के लिए जो था, जो उसके एसएसटी टीचर थे मिस्टर वे, वो मिस्टर ए वेयर जो थे, उनके लिए परफेक्ट पर्सन थे. उन्होंने उसके ओपन कर दिया था उसके माइंड को. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. तो रिचर्ड जो था हमेशा क्या करता था? स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट करता. देखिए, स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट करता तभी तो वहाँ तक पहुँचा. नहीं थी, जो सबकी तरह से नॉर्मल होता, ऑर्डिनरी होता, तो फिर वहाँ तक नहीं पहुँचता था. तो वहाँ तक पहुँचने के पीछे यही तो रहा कि वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करता था. मिस्टर वेयर साइड. और ये क्या कहता है? उसके एसएसटी टीचर मिस्टर वेयर कहते हैं, व्हाट प्लेस मी वाज, व्हाट प्लीज मी वाज. अब देखिए, यदि कोई स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट करता है तो उसका टीचर को क्या मिलती है? निश्चित रूप से उसका टीचर प्लीज होता है, खुश होता है. Here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate. कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा लड़का था जो उसके टीचर कह रहे हैं कि इस तरह का लड़का था कि जो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करता था और रात में 3-3, 4-4 घंटे क्या करता था? डिबेट के लिए अपनी प्रिपरेशन करता था, रिसर्च करता था. बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज, के साथ रिसर्च करता था, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और दूसरे अपने कार्य भी करता था. और उनके साथ साथ 3-3, 4-4 घंटे वो रिसर्च डिबेट के लिए भी प्रिपेयर करता था, प्रिपरेशन करता था. तभी तो जो है वो यहाँ तक पहुँचा. एंड दैट इज वन ऑफ सॉरी रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव. देखिए, यहाँ तो इंटरेस्ट हो गया. रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव. रिचर्ड कम्पिटिटिव था. कम्पिटिटिव का मतलब हमेशा प्रतिस्पर्धा थे, प्रतियोगिता की उसके अंदर भावना थी. मिस्टर वेबर कंटिन्यूड. वो आगे कहते हैं मिस्टर वेबर उसके सर, बट नॉट इन ए बैड सेंस. लेकिन वो जो कंपटीशन उसके अंदर, जो प्रतियोगिता की भावना थी, वो कहता है कि वो उसके अंदर थी, लेकिन वो गलत तरीके से नहीं थी. गलत तरीके से वो उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना नहीं थी.
देखिए 2 तरह से होती है प्रतियोगिता की भावना। एक तो ये होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें सीख करके यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करके किसी को पराजित करना। एक दूसरा होता है कि शॉर्टकट हमें, तो वो शॉर्टकट पसंद नहीं करता था, इसलिए कह रहा बट नॉट इन ए बैड सेंस। ही एक्सप्लेन, वो व्याख्या करता है, समझाता है। रिचार्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक ऑफ विनिंग टू गेट ए प्राइज। कहता है वो केवल प्राइज लेने के लिए जीतना नहीं चाहता था, बल्कि क्या चाहता था, रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट। वो इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि उसने बेस्ट जॉब की, जो वो बेस्ट कर सकता था। तो देखिए एक सेटिस्फेक्शन भी तभी मिलता है जब हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, उसका हमें प्राइज़ मिलता है। और यदि हम बेस्ट नहीं करते, हमें प्राइज़ मिल जाता तो उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसलिए उसके सर जो मिस्टर वेबर कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो केवल प्राइज़ विन करने के लिए नहीं, बल्कि क्या कि उसने जो बेस्ट जॉब की है उसके लिए जीतना चाहता था, फॉर राइट रीजन, और राइट रीजन्स के लिए चाहता। ही वांटेड टू द बेस्ट, वो हमेशा क्या चाहता था कि वो बेस्ट करे। तो अब बेस्ट करके प्राइज़ प्राप्त करने में जो मज़ा है, वो बाय द वे कुछ प्राप्त करने में मज़ा नहीं आता। और फिर क्या होता है, एंड दैट इज़ वन, और यही कारण है, दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। और यही एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इंग्रेडिएंट्स माने कारक, कि यही एक महत्वपूर्ण कारक है साइंटिस्ट बनने का। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, जो कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट रेट माइंड से शुरू होता है। यानी पहला आपके क्या अंदर फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, यानी कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए आपके अंदर, एडिड क्यूरियसिटी। और फिर दूसरा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, आपके अंदर क्यूरियसिटी होनी, यानी एक जानने की इच्छा होनी चाहिए, क्यूरियसिटी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो क्यूरियसिटी फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, क्यूरियसिटी होनी चाहिए, मिक्स इन द विल टू विन, और जीतने की एक ललक आपके अंदर होनी चाहिए, जीतने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हैज दीज क्वालिटीज़। एब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज़ थी फ्रॉम द टाइम द बुक, कब से, बुक के टाइम से। और वो बुक कौन सी थी, देखिए स्टूडेंट्स याद करिए वो बुक कौन थी, मोनार्क, ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10th। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। ये तब से उसके अंदर ललक पैदा हो गई थी सीखने की, जब उसने इस पुस्तक को पढ़ा था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क को पढ़ा था। तो तब से उसके अंदर एक जीतने लगती। रिचार्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियसिटी, और अपनी साइंटिफिक क्यूरियसिटी को उसने कभी भी नहीं खोया। यानी वो कभी भी सेटिस्फेक्शन होना भी नहीं चाहिए। यदि सेटिस्फेक्शन हो गया तो इसका मतलब आपका फ्यूचर जो है वो खत्म हो जाता है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो और अच्छा और उससे अच्छा और उससे अच्छा, यानी एक के बाद एक के बाद अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता है। और इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाता है, एक अचीवमेंट दूसरी अचीवमेंट की तरफ ले जाता है, और ये चेन टू चेन यानी कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ा रिचर्ड एब्राइट के बारे में, और आपने पढ़ा कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए। लास्ट के पैराग्राफ में इसने बताया किससे शुरू होता है, फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियसिटी, और फिर विल टू विन, ये तीन चीज़, और फॉर द राइट रीजन, विल टू विन फॉर द राइट रीजन। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और इन्हीं चीज़ों से एक साइंटिस्ट बनता है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, फॉर मेकिंग ए साइंटिस्ट, यानी फॉर मेकिंग ए साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। तो ये तीनों चीज़ें लास्ट में आकर के इसने कोई, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट किससे होता है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के लिए तीन चीज़ें होती हैं, फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियसिटी, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। तो ये स्टूडेंट्स आपका 6 चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। आप में से यदि अभी आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि कोई चीज़ आपको पूछनी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। स्टूडेंट मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।